हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का। जो पहले लेक्चर में हमने देखा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इसी से रिलेट करके हमने पूरे टॉपिक को डिस्कस किया था। अब जो सेकंड टॉपिक है, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक छूटा था कि भाई यूरोपीय कंपनी के आगमन के पीछे कारण क्या था, कौन कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल थे जिसके कारण यूरोपीय कंपनी आए थे। तो एक तो आर्थिक कारण था और दूसरा धार्मिक कारण था ना। आर्थिक कारण के बारे में जो इकोनॉमिकल फैक्टर थे उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया कि भाई आर्थिक कारण क्या थे, कि भाई ये ज्यादा यहाँ आके ज्यादा व्यापारिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि वहां मिर्च मसालों की कमी थी, वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड थी, वहां पे हाई प्राइस थे। तो अब चूंकि यहाँ ये पूर्वी देश में, इंडिया में, यहाँ पे मिर्च मसाले मिलते थे, इजिली अवेलेबल थे, और इंडोनेशिया को तो मसालों का द्वीप ही कहा जाता था। तो इस तरीके से आर्थिक कारण था जिसके कारण यूरोपीय कंपनी यहाँ पे आई। लेकिन इसके साथ साथ धार्मिक कारण भी था। इसके साथ धार्मिक कारण क्या था कि भाई जो ये तुर्की था और ये अरब, यहाँ पे क्या हुआ था, मुस्लिमों की जो शक्ति बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ ये जो नए नवीन राष्ट्र थे पुर्तगाल और स्पेन, ये चाहते थे कि हम ये जो मुस्लिमों की जो बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित कर सके, अरबी और तुर्कों की शक्ति को संतुलित कर सके। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एशिया तथा अफ्रीका के देशों में अपने जो ईसाई धर्म है उसको प्रसार करना चाहिए, ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने लग जाए, ईसाई धर्म को अपना ले। जिसके कारण क्या हो जाएगा, ईसाई की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो ज्यादा है, जो उनकी पावर बढ़ रही है, तो हम यहाँ से उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो यहाँ क्लियर हुआ कि भाई यूरोपीय कंपनी के आगमन के पीछे कारण, तो उसको हम देख लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पीछे कारण है ना। तो जैसे हमने डिस्कस किया, दो कारण थे भाई, आर्थिक कारण एंड सेकंड धार्मिक कारण। आर्थिक कारण के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि भाई व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, और ये अरब हो गया, और ये तुर्की हो गया, और ये वेनिस जेनेवा, ये वेनिस जेनेवा के व्यापारिक, जो भी इनका व्यापार पर एकाधिकार था उसको तोड़ना, और यह तुर्की से बिना कोई झगड़ा मोड़ लिए हुए एक नए व्यापारिक मार्ग की तलाश करना, और ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक लाभ प्राप्त करना। व्यापारिक लाभ किस लिए प्राप्त करना, ताकि मिर्च मसाले उनको प्राप्त हो सके। तो ये इनका आर्थिक कारण था यूरोपीय कंपनी का भारत में और पूरे देशों में आने के पीछे। अब वहीं धार्मिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था कि तुर्की और अरबी के, जो तुर्की और अरब के, तुर्की और अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, एशिया तथा अफ्रीका के देशों को धर्म परिवर्तन या ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। जैसे इसके बारे में बताया कि भाई ईसाई ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, तो मुस्लिम्स जो पॉपुलेशन है उनकी जो पावर बढ़ती जा रही है उसको वो काउंटर कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये इसके कारण, ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पीछे कारण थे। अब इसके बाद हम देख लेंगे, जैसे पुर्तगाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पुर्तगाल, क्योंकि सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले पुर्तगाल आई थी, जो पुर्तगाल से आए थे। पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया था सबसे पहले, जिसके बारे में हम लास्ट में पढ़े भी हैं। तो पुर्तगाल आए थे, तो अब हम पुर्तगालों के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि पुर्तगाल में यानी कौन कौन से गवर्नर इंडिया में आए थे। तो जो सबसे पहले आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को 1505 से 1509 तक, 1505 से 1509 तक ये यहाँ का भारत का पुर्तगाली गवर्नर बना रहा था। ये भारत का सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर था, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। यह भारत का
प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर था। हो गया, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसके अलावा अगर इसकी बात किया जाए, सरकार की तरफ से इसे आदेश था, जो भी पुर्तगाल गवर्नमेंट की तरफ से आदेश था कि भाई हमें भारत में ऐसे दुर्ग का निर्माण करना है, ऐसे किले का निर्माण करना है जिसका उद्देश्य सुरक्षा नहीं होना चाहिए, यानी जिसका उद्देश्य सिक्योरिटी ना हो, बल्कि हमें हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना हो। यानी इसे सरकार की तरफ से आदेश था कि भारत में ऐसे दुर्ग का निर्माण किया जाए जिसका उद्देश्य सुरक्षा ना होकर हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण है। यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का ये कहना था कि भाई जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने उसको आदेश यानी देकर भेजा था, यानी वहां से भेजा ही था कि हमें ऐसे दुर्ग का निर्माण करना है, यानी ऐसे किले का बनाना है जिसका उद्देश्य सुरक्षा नहीं होना चाहिए, यानी हम सिक्योरिटी के पर्पज से वहां पे किले नहीं बना रहे। हमारा मेन मकसद है कि इंडियन ओशन में हम किस तरीके से अपने व्यापार को, अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। यानी हमारा उद्देश्य ही हम बिजनेस को बढ़ाना है, ना कि हमें वहां पे सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना है, किलेबंदी करनी है ताकि किसी और से हम लड़ाई कर सके और उसमें यूज कर सके अपने किले का। तो वो सब हमें नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, हिंद महासागर में सिर्फ व्यापार करना है। तो जिसके कारण फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने अपना उद्देश्य क्या रखा, शांतिपूर्ण व्यापार करने के, जिसके कारण इसने अपना उद्देश्य रखा शांतिपूर्वक व्यापार करने की, शांतिपूर्वक व्यापार करने के। अब ये शांतिपूर्वक व्यापार करने का जो उद्देश्य रखा था, इसके कारण इसकी जो नीति को, इसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाई। इसकी ये जो नीति थी शांतिपूर्ण व्यापार करने की, इसकी यह नीति क्या कहलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। अब क्या हुआ कि 1508 में इसका संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा, जो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा में कौन थे, गुजरात था, मिस्र था और तुर्की था। यानी संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा ने चौल के समीप इसके साथ युद्ध कर लिया, यानी इसके साथ लड़ाई, जिसमें ये जो अल्मीड़ा था, अल्मीड़ा पराजित हो गया। अल्मीड़ा पराजित हो गया, उसका पुत्र को, जो उसका बेटा था, उसको मार दिया गया। यानी 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा, जिसमें कौन कौन थे, मिस्र था, तुर्की था प्लस गुजरात था। संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा था, चौल के समीप युद्ध हो गया, जिसमें अल्मीड़ा पराजित हुआ। यानी अल्मीड़ा इसमें हार गए, और जब हार गए तो और इसका पुत्र इसमें यानी इसका बेटा मारा गया था इस युद्ध में। लेकिन अल्मीड़ा ने जाते हुए, यानी जाने से पहले 1509 में ये जो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा है उसको एक बार पराजित कर दिया। यानी दोबारा युद्ध हुआ तो 1509 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा को फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने पराजित कर दी। अब जब पराजित कर दिया तो उसके बाद पूरे के पूरे जो पूर्वी देश में है, पूर्वी देश यानी जो भी ये इंडिया हो गया और जितने भी पूर्वी कंट्री है, ईस्टर्न कंट्री, वहां पे ये चीज आगे की ईसाई जगत की कितनी प्रतिष्ठा है, यानी ईसाई जगत की प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज की स्थापना इन्होंने की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। उस टाइम पे जो हिंद महासागर था, जो इंडियन ओशन था, उसको इंडियन ओशन ना कहकर बल्कि पुर्तगाल ओशन कहा जाने लग गया था, पोर्तुगीज ओशन, क्योंकि पुर्तगाल की ही वहां पे पूरी तरीके से डोमिनेंस थी, पूरी की पूरी मोनोपोली उन्हीं की थी। तो ये हो गया फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, पहला पुर्तगाली गवर्नर। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है उसका, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अल्फांसो डी
अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में हम बात करें तो ये इसका जो था 1509 से 1515 तक, 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अगर अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बात किया जाए तो ये जो अल्मीड़ा के बाद ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, लेकिन इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता था। यानी वास्तविक संस्थापक अल्मीड़ा नहीं था, यानी वास्तविक संस्थापक जो फाउंडर था पुर्तगाली गवर्नमेंट, पुर्तगाली एम्पायर का, वो अल्मीड़ा को ना कहकर बल्कि हम किसको कह सकते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए थे। तो यहां पे देखा जाए तो यह भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, यानी अल्मीड़ा के बाद दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। इससे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब इसके टाइम पे क्या इसने किया था, इसने किया क्या, कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया, कोचीन को इसने अपना ऑफिस बना लिया था, कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया, कोचीन को अपना ऑफिस बनाया। कोचीन जहां पे सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद इसने क्या किया, 1510 में इसने जो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान थे उससे गोवा जीत लिया। जो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। जो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। अब जब गोवा जीत लिया तो जो दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगालियों का पूरा प्रभुत्व हो गया। दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट जो समुद्री तट है, समुद्री कोस्ट जो है, वहां पर पुर्तगालियों का डोमिनेंस हो गया, वहां पे उनकी मोनोपोली हो गई। फिर इसके बाद अगर बात किया जाए तो 1511 में मलक्का जीत लिया। 1511 में मलक्का इसने जीत लिया। एंड देन 1515 में इसने फारस की खाड़ी के मुहाने पर हरमुज को जीत लिया। यानी 1511 में इसने मलक्का जीत लिया, 1515 में हरमुज को जीत लिया, और ये 1510 में गोवा जीत ही चुका था, है ना। ये तीनों क्या है, सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अगर आप इन तीनों एरिया में अगर आपने कैप्चर कर लिया तो आपको आपके जो बिजनेस है, ट्रेड को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि कोई भी अगर यहाँ से अगर इस रूट से बिजनेस करना चाहेगा तो ये पुर्तगाली गवर्नमेंट को क्या देंगे, ये पुर्तगाली एम्पायर को टैक्स देंगे, तो उनको टैक्स से भी कमाई होगी। एंड देन यहाँ पे ये फ्री ट्रेड भी कर सकते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो एक तरीके से ये सामरिक दृष्टि से तीनों एरिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अब ये सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद, यानी बहुत ज्यादा कोशिश किया, उसके बाद भी इन्होंने अदन पर, जो अदन था, अदन पर अधिकार नहीं कर पाए। यानी बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसके बाद 1539 में 1539 में तुर्की का उसमें प्रभुत्व हो गया था। तुर्की ने वहां पे अपना डोमिनेंस स्थापित कर लिया था। 1539 में तुर्की का कंट्रोल हो गया था, और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी पुर्तगालियों ने अदन पर अधिकार नहीं कर पाए। ये हो गया। इसके अलावा अगर हम और अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बात करें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात है वो ऐसी है कि इसने क्या किया, यहाँ पे भारत में स्थायी पुर्तगीज बस्ती बसाना चाहता था। ये भारत में स्थायी पुर्तगीज बस्ती बसाना चाहता था।
स्थायी पुर्तगीज बस्ती बसाने का मतलब क्या है? स्थायी पुर्तगीज यानी वो क्या कर रहा था, यहाँ अपने सैनिकों से बोल रहा था कि भाई आप क्या करिए कि आप यहाँ की जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, आप उनके साथ विवाह कर लीजिए। यानी विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहा था, उनको मोटिवेट कर रहा था, ताकि जब उनसे विवाह करेंगे एंड देन उसके बाद वो फैमिली प्लानिंग करेंगे और यहीं पे एक स्थायी बस्ती बन जाएगी, गोवा में जो बन गई थी पुर्तगालियों की। तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगीज की स्थायी बस्ती बनाने का श्रेय इसी को दिया जाता है। इसके अलावा और अगर बात किया जाए तो इसने सती प्रथा को समाप्त किया। यानी जो जहां जिस रीजन पे इसका था कंट्रोल था ये पुर्तगालियों का, वहां पे सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इसकी सबसे बुरी बात यह थी कि मुस्लिमों को बहुत ज्यादा तंग करता था। मोमडन थे मुस्लिम से उनको बहुत ज्यादा ही तंग करता था, मुस्लिमों को बहुत ज्यादा तंग करता था। 1515 में इसकी मृत्यु हो गई और 1515 में जब ये मृत्यु हो गई तब ये हिंद महासागर में इसकी तोती बोलती थी, यानी पुर्तगालियों की। पुर्तगाल को भारत में सबसे बड़ी जल शक्ति माना जाता था ना? तो ये हो गया, हमें अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद एक और पुर्तगाली गवर्नर है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। नीनो डी कुन्हा। 1529 से 1538 तक। नीनो डी कुन्हा ये जो था, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद सबसे प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर थे। यानी इस अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद भी पुर्तगाली गवर्नर बने, लेकिन वो उतने ज्यादा प्रमुख नहीं थे, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे जितना ये नीनो डी कुन्हा था ना। इसके देख लेते हैं। तो इसने क्या किया था, कोचीन में जो मुख्यालय था, कोचीन से मुख्यालय जो अपना कोचीन से जो ऑफिस था उसको वो गोवा में स्थानांतरित कर दिया, यानी गोवा में उसने ट्रांसफर कर दी। तब से गोवा यहाँ की यानी पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बन गई। यानी इसने अपना मुख्यालय कोचीन की जगह किसको कर दिया, गोवा। तब से ही गोवा क्या हो गई, ये पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बन गई, औपचारिक राजधानी बन गई। अगर इसकी बात की जाए तो औपचारिक राजधानी, अगर इससे पहले बात किया जाए तो पुर्तगाली बस्तियां कहां पे, सिर्फ पश्चिमी छोर में, यानी भारत के सिर्फ पश्चिमी छोर पे पुर्तगाली बस्ती थी। उत्तर पश्चिमी छोर पर, जो उत्तर पश्चिम सीमा है, यहाँ पर पुर्तगालियों की बस्ती थी। लेकिन यहाँ पर यह पूर्वी छोर में पुर्तगालियों की कोई बस्ती नहीं थी। तो जो नीनो डी कुन्हा को ही इसका श्रेय दिया जाता है। इसने पूर्वी दिशा की ओर यानी उत्तर पूर्वी दिशा में भी पुर्तगाली बस्ती बनाई थी। जैसे इसने मद्रास के सेंथोम में पुर्तगाली बस्ती बसाई और बंगाल के हुगली में एक पुर्तगाली बस्ती बसाई और मद्रास के सेंथोम में। यानी जो पहले से पश्चिमी दिशा की तरफ जो ट्रेड होता था वो अब पूर्वी दिशा की ट्रेड होगा। यानी इट मीन्स कि अब यहाँ पे भी बस्ती रहेगी तो यहाँ पे भी इनका बिजनेस हो सकेगा। तो पुर्तगालियों के वाणिज्य का विस्तार किया। यही जो नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों के वाणिज्य का विस्तार किया, ये हो गया। इसके अलावा और अगर इसमें बात किया जाए तो जो नीनो डी कुन्हा ने 1534 में बेसिन पर अधिकार हो गया। जो बेसिन पर 1534 में अधिकार हो गया था, 1535 में दीव पर अधिकार हो गया और 1559 में दमन पर अधिकार हो गया। यानी पुर्तगालियों का अधिकार 1534 में बेसिन पर हो गया था, 1535 में दीव पर हो गया था, 1559 में दमन पर हो गया था। ये बेसिन को लेकर गुजरात के शासक
गुजरात के साथ साथ बहादुर शाह के साथ समझौता हुआ था, लेकिन चूंकि एक दीवार खड़ी करने के उसमें दोनों के बीच विवाद हो गए और बहादुर शाह और ये नीनो डे कुन है, ये पुर्तगालियों के झगड़ा हो गए और फिर उसमें उस युद्ध में बहादुर शाह की मौत हो गई, यानी वो समुद्र में गिरकर, जो पानी में गिरकर वो मर गए, डूबकर मर गए। बहादुर शाह युद्ध में पानी में डूबकर मर गया, पानी में गिरकर मर गया बहादुर शाह ना। तो ये हो गया 1559। इसके अलावा सीलोन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में, सीलोन के अधिकांश क्षेत्र में पुर्तगालियों का कंट्रोल हो गया था। सीलोन मतलब पहले का सोलोन, आज का श्रीलंका, ये हो गया। लेकिन कालांतर में, लेकिन बाद में पुर्तगालियों को पूरा आधिपत्य नहीं रह गए थे, यानी पुर्तगालियों की मोनोपोली नहीं रह गई थी। इसके अलावा उनकी मोनोपोली में कमी आई, उनका एकाधिकार नहीं रह गया, क्योंकि हिंद महासागर में दूसरी भी कंपनी आ गई, लाइक ब्रिटेन आ गई, डच आ गई। जब डच और ब्रिटेन कंपनी आई तो पुर्तगालियों का जो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस था हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, उनकी मोनोपोली थी, उनका एकाधिकार था। अब उसमें कमी आई, है ना। अब चूंकि डच और ब्रिटिश कंपनीज भी आ गई, तो इनके साथ इनका युद्ध हुआ और युद्ध में क्या, ये बहुत सारे युद्ध ये हारे थे डच, ये पुर्तगीज। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1602 में बांटम के समीप 1602 में बांटम के समीप पुर्तगाली बेड़े को डचों ने पुर्तगाली बेड़े को हराया था, पुर्तगाली बेड़े को पराजित किया था 1602 में। फिर उसके बाद 1654 में अंग्रेजों, यानी पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मान्यता दे दी, अंग्रेजों को अनुमति दे दी कि आप क्या कर सकते हैं, जो पुर्तगाली बस्तियां बनी है आप वहां जाके निवास भी कर सकते हो और वहां पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी वहां पे आपको बिजनेस करने की भी पूरी छूट है, यानी आपको किसी भी प्रकार को कोई रोक टोक नहीं है। तो 1654 में ये कहा। 1641 में मलक्का जीत लिया, 1641 में डचों ने मलक्का जीत लिया। और इसके अलावा और बात की जाए तो 1663 मालाबारी दुर्ग जीत लिया, 1663 में मालाबारी दुर्ग जीत लिया। तो ये हो गया। सिर्फ डचों ने नहीं जीता, अंग्रेज भी कहीं से पीछे नहीं छूटे थे, यानी डचों ने इतनी जीत की थी, इसके अलावा अंग्रेजों ने भी जीता था। अंग्रेजों ने क्या क्या जीता था देख लेते हैं। अंग्रेजों ने 1611 में